हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे मेरे ख्याल से, हंसते भी रहिए और मेरी तरह तंदुरुस्त भी होंगे, मस्त भी होंगे। ठीक है, आज हम सभी क्लास 10th के एसएसटी का एक चैप्टर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि आपका इकोनॉमिक्स पार्ट का है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के दरमियान हम सभी लोग क्या ये चैप्टर कहना चाह रहा है, ये क्या चैप्टर से हम किस चीजों को समझ सकते हैं, ये क्या किस पॉइंट क्या एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप करता है, इस चैप्टर से हम ये सब चीजें जानेंगे। और इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोगों के मन में एक सवाल आता है, ये सवाल राइज भी होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक्स क्या है, या इकोनॉमिक्स क्या है, या इस चैप्टर क्या कहना चाहता है इस थीम के बारे में, चैप्टर की थीम के बारे में। ठीक है, तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, फर्स्ट एक जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ आपके माइंड में कि इकोनॉमिक्स क्या है। एक मिनट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट हुआ आपके पास में, इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो हम जिस तरीके से हमारे पैसों का इन्वेस्ट करते हैं, कहीं से हमें क्या, कैसे हमारे पैसों को कहाँ खर्च करना है, कहाँ से हम कितना खर्च करें कि हमें कितना उसका रिटर्न मिले, या हम कह सकते हैं हमारे बिजनेस को कैसे मैनेज करें, हम हमारे पैसों को कैसे मैनेज करें, ये सारा मैनेजमेंट क्या कहलाता है, आपका इकोनॉमिक्स कहलाता है। एक सिंपल सी शॉर्ट टर्म डेफिनेशन है, द वे ऑफ मैनेज मनी, बिजनेस एन एम्पायर इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक्स में पैसों का मैनेजमेंट ही सीखते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स किसका मैनेजमेंट सीखते हैं, पैसों का मैनेजमेंट सीखते हैं। तो अब इसीलिए आपके लिए एक सवाल कि बताइए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, या हम किस नाम, किसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं इकोनॉमिक्स बेटा अमेरिका के, जिनका नाम रूज रॉबर्ट है। उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, लव लोकली ट्रेड ग्लोबली ग्लोबली। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कि जो प्रेम है वो लोकली करिए बेटा, आसपास के एरिया से करिए प्रेम, और जो व्यापार करिए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे करिए। ठीक है, तो इसके शुरुआत हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं इसी के साथ हम लोग। ठीक है, तो चैप्टर का जो पहला पॉइंट है वो क्या है आपके पास, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है बेटा आपके पास में, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ध्यान देंगे, हमारे पास जो पहला पॉइंट बनता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो एक सिंपल सी जो डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन of a goods and services are called economic activity. Economic activity is an activity that involve the production, distribution और consumption of a goods and services. जहां पर आपको बेटा प्रोडक्शन दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन दिखेगा, और किसका, गुड्स और सर्विसेज का, वो सारी की सारी एक्टिविटी क्या कहलाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। अच्छा, इसको ध्यान समझेंगे और बिल्कुल लोकल डेफिनेशन समझते हैं परिभाषा से। कैसे कि जिस भी तरीके से हम पैसे कमाते हैं, कोई भी तरीका हो हमारे पास पैसे कमाने का, जैसे डॉक्टर जो है ऑपरेशन करके कमाता है, पेशेंट को ठीक करके कमाता है, टीचर आपको पढ़ा के कमाता है, वेटर आपको सर्विस दे के कमाता है, रेस्टोरेंट आपको खाना खिला के कमाता है, और जिस तरीके से हमें पैसा कमाना है किसी तरीके से, वो सारी की सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है आपके पास में, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जहां पर आपके पास प्रोडक्शन होगा, जहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, और जहां पर आपका कंजप्शन दिखाई देगा। अब हम, ये क्या है सर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, ये तीन आपके पास में बन रहा है कि ये क्या है। तो बेटा हम लोग बेटा बिजनेस करते हैं, तो सामान बनाते हैं। अब उस सामान को हमने बनाया तो उसको घर में थोड़ी रखेंगे बेटा। आपने फॉर एग्जांपल एक कॉटन की टी शर्ट बना ली, ठीक है, एक टी शर्ट बना ली, अब इसको घर में रखेंगे, शर्ट बना ली, अब घर में थोड़ी रखेंगे इसको, बेटा अपने पैसे कमाने के लिए कमाया है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, छोटी छोटी दुकानों पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आपने टी शर्ट बनाई तो ये आपने क्या करा, प्रोडक्शन करा। क्या करा बेटा आपने, प्रोडक्शन। अब इसको आपको क्या करना है बेटा, दुकान पे पहुंचाना है। ठीक है, तो दुकान पे पहुंचाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और जब दुकान पे जाएगा, दुकान वाला उसको रख के क्या करेगा, उसको भी तो पैसे कमाने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दुकान पे जाके खरीदने, वही बेचता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसका कंजप्शन करते हैं। अब गुड्स ऑफ सर्विसेज का क्या होगा, जहां पे आपको दिख रहा है आपकी प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो क्या टर्म कहलाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। किसी को दिक्कत, किसी को कोई समस्या है आपके पास में? एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, ए ट्रेडर व्यापारी हो जाता है, एग्रीकल्चरलिस्ट हो जाता है, मैन्युफैक्चरर हो जाता है, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, लेबर हो गया। अब ये लोग किसी ना किसी में पैसा कमा रहे हैं। डॉक्टर जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट करके कमा रहा है, फार्मर जो है खेती करके कमा रहा है। ठीक है, तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से पैसे कमा रहे हैं ना, तो ये जो पैसों का कमाने का तरीका है, यही हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है।
किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि हमारे जो पैसे कमाने के तरीका है वही क्या कहला रहा है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहला रहा है। अब हमें जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, क्या सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये एक ही टर्म पे टिका हुआ है जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें इसी टर्म पे पूरा पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा तीन तरह की है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, दूसरा है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, तीसरा आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, किसी को दिक्कत, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरीके की बेटा आपके पास में ध्यान देंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, दूसरा आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, और तीसरा आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। किसी को दिक्कत है बेटा? आइए दोबारा रिपीट करते हैं। अगर हम इसे पार्ट देखते हैं एक बार, तो नेचर के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, तो आपके पास में प्राइमरी सेक्टर है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी का सेकंड पार्ट आपके पास सेकेंडरी सेक्टर है, देन आपके पास में टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, किसी को दिक्कत, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड आपके पास में टर्सरी सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, तो आपके पास में ऑर्गेनाइज सेक्टर है और आपके पास में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और थर्ड आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो क्या है आपके पास में पब्लिक सेक्टर, देन आपके पास में प्राइवेट सेक्टर। अब इसी टर्म को आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पे आपके पास में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑनरशिप के आधार पे आपके पास में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है। इन्हीं 7 टर्म पे आपको पूरा चैप्टर खत्म करना है। और सबसे मजे की बात, क्लास 9th में भी आपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के बारे में जाना है, और किस चैप्टर में जाना है कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आपको याद रहना चाहिए। देखिए हिस्ट्री की खासियत होती है, जो सेकंड चैप्टर होता है पहले वाले से रिलेट करता है, मतलब जो सारे चैप्टर है एक दूसरे से क्या होता है, इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले पार्ट की। पहला पार्ट क्या कहता है आपके पास में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहला है आपके पास में प्राइमरी सेक्टर। ध्यान दीजिए, हर चीज में पॉइंट आउट करते चलिएगा, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते चलिएगा कि प्राइमरी सेक्टर है तो क्या है, क्या क्या पॉइंट आपको करने, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ ही पूछ सकता है। तो प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, तो when we produce something by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector। जब भी हम प्राकृतिक चीजों को एक्सप्लोर करके कुछ चीज बनाते हैं या क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। और सबसे विशेष बात, सेक्टर विच डायरेक्टली कनेक्ट विद नेचर, ये एक ऐसा सेक्टर होता है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ होता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। डेफिनेशन समझ आई आपको? जब भी हम प्राकृतिक चीजों को एक्सप्लोर करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। When we produce something by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector। और दूसरी विशेष कर ध्यान है कि यही एक लौता ऐसा सेक्टर है जो किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली नेचर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आता क्या क्या है, तो एग्रीकल्चर आ गया, माइनिंग आ गया, डेयरी आ गया, फिशिंग आ गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर भाई हम लोग क्या कर, नेचर से जुड़े हुए हैं। आपके पास जमीन का टुकड़ा है, आप उसमें क्या करते हैं, खेती करते हैं, कोई क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी है आपके पास में माइनिंग है, भैया आपको तेल के कुएं मिल रहे हैं। ठीक है, नेचुरली आपके पास में आयरन ओरे की माइंस मिल रही है, कोल की माइंस मिल रही है, आप लोग नेचुरल चीजों को तो एक्सप्लोर करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। डेयरी है, आपके पास में गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई, आप लोग इन सबसे क्या कर रहे हैं, दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या है आपके पास में बेटा, ये आपका प्राइमरी सेक्टर का एक प्रोडक्ट है। फिशिंग, मत्स्य पालन, जिसे हम पिसी कल्चर के नाम से जानते हैं, नाम जानते हैं बेटा हम लोग पिसी कल्चर के नाम से। ठीक है, मतलब मछली पालन। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जांपल आपके प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल। इसके अलावा कहे तो आपके पास में हॉर्टिकल्चर भी आता है, बागानी खेती भी आती है। ठीक है, और ध्यान देंगे दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर लेना, और ये क्या कह रहा है कि ये दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, दूसरे सेक्टर के प्रोडक्ट को क्या प्रोवाइड करवाता है, बेस प्रोवाइड करवाता है। क्या दूसरे प्रोडक्ट को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, बेस प्रोवाइड। अच्छा, क्वेश्चन मार्क मैंने क्रिएट करने क्यों कहा कि ये सवाल बनना चाहिए, कैसे ये बेस प्रोवाइड करवा रहा है। हाउ वी से दैट प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट प्रोवाइड बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट।
सवाल क्रिएट हुआ ना कि कैसे प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट है वो बेस प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑल अदर प्रोडक्ट को, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर लीजिएगा, इसका सवाल हम आगे ढूंढेंगे फटाफट इसी वीडियो में, कंटेंट में आगे ढूंढेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या रहा आपका, अनदर टर्म फॉर द प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। जो दूसरी टर्म है इसी के लिए हम इसको बेटा प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के नाम से। जब आपको प्राइमरी सेक्टर ना मिले तो आपको क्या कह देगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कह देगा, या एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर कह देगा, या आपके पास में अलाइड सेक्टर कह देगा, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पीपल एंगेज इन दिस सेक्टर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। और ध्यान देंगे सबसे विशेषकर बात लिखने वाली, जब ऐसे ऐसे पॉइंट बना के लिख देंगे ना तो एग्जामिनर ज्यादा खुश होता है, क्या कि जो व्यक्ति इसमें काम करते हैं, इस काम में एंगेज रहते हैं प्राइमरी सेक्टर में, उनको हम रेड कॉलर वर्कर के नाम से जानते हैं कि बाहर की एक्सटर्नल एक्टिविटी में ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा, रेड कॉलर वर्कर के नाम से जानते हैं। तो पीपल एंगेज इन दिस एक्टिविटी कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास माइनिंग आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, फिशिंग आ गया, फॉरेस्ट्री आ गया, मिनरल आ गया। किसी को समस्या है, यदि समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आग लगा दीजिए फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपके पास में सेकेंडरी सेक्टर। अब तक हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी जाना, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब क्लासिफिकेशन को डीपली में पढ़ रहे हैं, नेचर के आधार पर हमने प्राइमरी कवर कर लिया है, हम लोग सेकेंडरी पे आ गए हैं। सिर्फ 9th क्लास का हम लोग क्या करें, रिपीट कर रहे हैं छोटा सेशन। तो सेकेंडरी सेक्टर है। अब आप कहेंगे सर 9th क्लास कैसे, तो 9th में तो आपने प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी पढ़ा था, और 10th के आपके बोर्ड में है ये चैप्टर भी, ठीक है। तो अब ये सेकेंडरी सेक्टर है। तो व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फ्रॉम फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। क्या कह रहा है आपसे कि जो नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि प्राइमरी सेक्टर से मिला है, उसको हम एक नई फॉर्म देते हैं, और वो नई फॉर्म देना, नई शेप देना आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। और हम वो नई फॉर्म और शेप कहाँ देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देते हैं, ठीक है। तो व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। जब भी प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को एक नई फॉर्म दी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से एक नई शेप दी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के माध्यम से, वो सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है आपके पास में, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाती है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। इट इंक्लूड दोज एक्टिविटी इन विच वी चेंज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर इनटू ए न्यू फॉर्म। इसमें ऐसी एक्टिविटी आती है, ये भी डेफिनेशन ले सकते हैं कि इसमें ऐसी एक्टिविटी आती है जिसमें हम नेचर के प्रोडक्ट को एक नई फॉर्म दे रहे हैं, एक नई शेप दे रहे हैं। किसी को दिक्कत कि हम नेचर के प्रोडक्ट को क्या दे रहे हैं, एक नई फॉर्म, एक नई शेप दे रहे हैं। इसके लिए ध्यान देंगे, जैसे आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर के जो वर्कर जहां पे एंगेज रहते हैं, लोग एंगेज रहते हैं, उनको हम रेड कॉलर वर्कर के नाम जानते हैं। तो इसमें एंगेज रहने वाले आपके क्या कहलाते हैं बेटा, ब्लू कॉलर वर्कर कहलाते हैं। पीपल एंगेज इन दिस सेक्टर कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर। क्यों कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर, तो हम लोग इसमें बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हम लोग बेटा जब काम करते हैं तो काम के दरमियान हम लोग गंदे हो जाते हैं, हमारे जो कपड़े क्या है खराब हो जाते हैं। और जब कपड़े खराब हो जाते हैं, कहते हैं कि नीला रंग में ना गंदगी नहीं दिखाई देती। प्रैक्टिकल करके देखना, जैसे अब ये मैंने जैकेट भी तो ब्लू ब्लू पहन रखी है, वैसे मत कहना सर इसमें गंदगी नहीं दिखाई दे रही। हाँ बिल्कुल गंदगी नहीं दिखाई देती है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कई दिन से पहनी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इसमें क्या है, हमारी जो गंदगी छुप जाती है, इसलिए कैसे कहा जाता है कि ब्लू, इनको हम किस नाम जानते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर के नाम जानते हैं। एग्जाम्पल आपका कॉटन से हमने क्लॉथ बना दिया, शुगर कैन से शुगर या जैगरी बना दी। किसी को समस्या है, अच्छा सर कैसे, तो शुगर कैन है, खेत में प्रोडक्शन करते हैं शुगर कैन का है, इससे हम बेटा शुगर बना रहे हैं मतलब चीनी, जैगरी बना रहे हैं मतलब गुड़। कॉटन है, कॉटन के ऐसे ऐसे मिलते हैं, इससे हम लोग बेटा क्या बना रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं, पैंट बना रहे हैं, ठीक है। कपड़े बना रहे, एक नई फॉर्म दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने लिखे लिखा एग्जाम्पल बता दिए, और बताइए। अच्छा और बता देते हैं, आपके पास में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क निकालते हैं प्राइमरी सेक्टर से, एक नई शेप दे देते हैं बेटा आप लोग इंडस्ट्री में जाके, पनीर, ठीक है, कर्ड हो गया, ये सब एक नई शेप है बेटा। किसी को समस्या है यहाँ से, इंडस्ट्री देख लीजिए, इस इंडस्ट्री में ले जा रहे हैं बेटा आप लोग, ये इंडस्ट्री है सारे आपके पास में, चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह लीजिए, चाहे आप इसको शुगर इंडस्ट्री कह लीजिए, कुछ ही मान लीजिए एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम, ये क्या है, एक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। समझ आया आपके पास में, प्राइमरी जिसमें हम क्या करते हैं, नेचर को एक्सप्लोर करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, उनको हम वहां पे जो लोग एंगेज रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर के नाम जानते हैं, सॉरी रेड कॉलर वर्कर के नाम जानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर
हम लोग एक नई फॉर्म दे रहे हैं, एक नई शेप दे रहे हैं किसके, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को, और इसमें एंगेज होने वाले वर्करों को हम ब्लू कॉलर वर्कर के नाम से जानते हैं। किसी को दिक्कत है? आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी में टर्सरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अनदर नेम इज सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इट इंक्लूड एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर। इसमें ऐसी एक्टिविटी आती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में काम आती है। और दूसरी बात, साधारण जैसे इसका नाम है वैसे ही काम है कि सर्विस देने की काम आती है, देने के काम से। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट में काम आती है। ठीक है, अब देखिए अभी आगे भी समझेंगे कि सर कैसे डेवलपमेंट में काम आ रही है। अभी एक क्वेश्चन आपको क्रिएट हुआ था कि कैसे प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट बेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कैसे बेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका जवाब दूंगा मैं भी। इससे पहले समझते हैं, पीपल एंगेज इन दिस सेक्टर कॉल्ड व्हाइट कॉलर वर्कर्स। प्राइमरी वाले रेड कॉलर वर्कर, सेकेंडरी वाले ब्लू कॉलर वर्कर। तो रह गया आपके टर्सरी वाले क्या आएंगे, अब हम लोग सर्विस दे रहे हैं तो हम लोग किस में आते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स में आते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपके पास में ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, बार्बर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप ले सकते हैं। अब टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सर्विस दे रहा हूँ। डॉक्टर को आप पैसे देते हो, आपका इलाज करता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में आप खाना, पैसे दे रहे हो तो आपको खाना दे रहा है, तो सर्विस नहीं है। हाँ, पर वेटर आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। वेटर आपके पास प्लेट लेकर आता है, आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। अब क्या करते हैं, बार्बर की शॉप पे जाते हैं, बार्बर की शॉप पे जा रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं, पेमेंट देता हो कि बाल काटता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सर्विस देना होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छे अच्छे जो चेहरे आ रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया जो चेहरे आ रहे हैं, सब सर्विस दे रहे हैं आपके पास में। ये टीचर है आपके पास में, इसी में डॉक्टर होगा, कोई सिविल इंजीनियर होगा, ये सब क्या है, आपके पास सर्विस देने काम कर रहे हैं। तो अब जो सवाल था उस सवाल पे आते हैं, ध्यान देते हैं कि कैसे ये क्या कर रहा है, बेस प्रोवाइड करवा रहा है। ध्यान देंगे इस बात के लिए, बेस कैसे प्रोवाइड करवा रहा है, कौन सा प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट बेस कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या मिलता है बेटा, एक मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कॉटन मिला। क्या मिला बेटा, कॉटन। अब सेकेंडरी सेक्टर में हम उसको क्या दे रहे हैं बेटा, एक नई शेप दे रहे हैं। तो अगर हमें कॉटन ना मिला होता तो हम शर्ट या पैंट कैसे बनाते, अगर हमें शुगर कैन नहीं मिला होता तो हम लोग बेटा शुगर या जैगरी कैसे बनाते। तो बेस कौन दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर दे रहा है आपके पास में। नई फॉर्म कहाँ दे रहे हैं हम लोग बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दे रहे हैं। दूसरा सर और एग्जांपल, अगर हमें दूध नहीं मिलता तो हम लोग कर्ड कहाँ से बनाते हैं, या पनीर या घी कैसे बनाते हैं। तो हम लोग नई शेप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान देंगे हमारे पास में क्या है कि प्राइमरी सेक्टर कैसे बेस प्रोवाइड करता है। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो थम्स अप दिखा दीजिए फटाफट, और शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को हमारे। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। ठीक है, तो आगे क्या कहना चाहता है ये समझते हैं। अच्छा, ये काफी पूछे जाने वाला सवाल है कि हाउ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट, कि कैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्सरी सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर है। कोई भी एक सेक्टर डाउन होगा तो मान लीजिए अगर प्राइमरी ही डाउन हो रहा है तो सेकेंडरी एंड टर्सरी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। मतलब क्या कर रहे हैं कि तीनों सेक्टर क्या है, आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है या इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। कि सवाल पूछा भी जाता है, पूछ भी लेता है कि हाउ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट। तो इस सवाल का जवाब इस तरीके से देंगे कि ऑल द थ्री सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी are interdependent to each other in the following ways. Primary sector make possible the extraction of natural resources like iron. The iron is then taken to the secondary sector for manufacturing through the transportation system like trucks. The extraction process is supported by the financing and information technological institution. ध्यान देंगे, it is through the secondary sector that the natural resources iron is changed into the other form through the process of manufacturing. Manufacturing again need the support of the service sector in the form of engineers, electrician, etc. ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ समझाते हैं कि कैसे ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इंटरडिपेंडेंट के लिए हमने क्या लिया कि हमारे पास जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास क्या है बेटा, कैटल है, गाय है, मान लीजिए हमारे पास में पशु है, हमारे पास में गाय, प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। अब प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास क्या है, गौशाला, हमने क्या करा, दूध का मिल्क का कलेक्शन किया। अब मिल्क का कलेक्शन किया तो अब उसको बड़े बड़े पैमाने मिलके तो उसको इंडस्ट्री में लेके जाएंगे, इंडस्ट्री में लेके जाएंगे ना। अब जब इंडस्ट्री में लेके जाएंगे
तो इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए बेटा हमें किसकी आवश्यकता है? ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। दूध को बेटा ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, एंड देन ट्रांसपोर्ट इज अ टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। और अब वो कहाँ जाएगा बेटा? इंडस्ट्री में जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर के लिए जाएगा। इंडस्ट्री में जा रहा है, वहां पे हम उसको नई फॉर्म देंगे, चाहे घी बनाए, चाहे बेटा कर्ड बनाए, चाहे मक्खन बनाए, कुछ ही बना सकते हैं आप। ठीक है, तो एक नई फॉर्म दे रहे हैं। तो अगर ट्रक नहीं होता तो शायद मेरे ख्याल से दूध जो है इंडस्ट्री नहीं पहुंच पाता। तो ट्रक यहाँ पे अहम रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरी बात, यदि दूध नहीं होता तो ट्रक और इंडस्ट्री की जरूरत ही नहीं थी। यदि इंडस्ट्री नहीं होता तो दूध से हम लोग दही बना ही नहीं पाएंगे, या दही या आप मक्खन नहीं बना पाएंगे, पनीर नहीं बना पाएंगे। तो तीनों के तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं है? बताइए, तीनों के तीनों क्या है? आपस में इंटरडिपेंडेंट है। क्या है बेटा? आपस में इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, जो मैंने एग्जांपल लिखा इससे समझते हैं क्या कहना चाहता है बेटा? कि प्राइमरी सेक्टर मेक पॉसिबल द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक आयरन। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? पॉसिबल करता है कि हम क्या करें बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्ट क्या करें? एक्सट्रैक्शन करें। जैसे हमने बेटा, हमें आयरन ओरे की माइंस का पता लगा, तो हमने वहां से क्या निकाल लिया बेटा? आयरन को एक्सट्रैक्ट करा। और ये एक्सट्रैक्शन क्या कर रहा है? नेचुरल प्रोडक्ट का, या एक्सप्लोर करना नेचुरल प्रोडक्ट को, ये क्या कहलाता है? आपका प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। अब हमें क्या मिला है? माइनिंग करके आयरन ओरे मिला है। अब आयरन ओरे को क्या करेंगे बेटा? उसको इंडस्ट्री तक लेके जाएंगे नई फॉर्म देने के लिए। अब आयरन ओरे मिला तो आयरन ओरे मिला, अब उसको कहां तक लेके जाना है बेटा? आपको इंडस्ट्री तक लेके जाना है। और इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए आपको किसकी यूज पड़ेगी बेटा? ट्रक की यूज पड़ेगी। और देन ट्रक इज आपका सर्विस सेक्टर कहलाता है। These iron is then taken to the secondary sector for manufacturing through the transportation system like trucks. अब हम क्या करेंगे? आयरन ओरे को मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहां ले जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले जाएंगे एक नई फॉर्म देने के लिए। और वो किस माध्यम से लेके जाएंगे? ट्रक के माध्यम से लेके जाएंगे। The extraction process is supported by the financing and information technological institution. अब ऐसा थोड़ी कि हमने माइनिंग अपने मन से कर ली, उसमें पूरा का पूरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एनरोलमेंट रखता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल आईटी डिपार्टमेंट एनरोलमेंट रखता है कि कहां पर किस हिसाब से माइनिंग करने के हमें कितना आयरन ओरे मिले। ऐसा थोड़ी कि जहां मन करे वहां पे उतनी पहाड़ी को हमने खोद दिए, जहां मन करे वहां पे गड्ढा करके हमने तेल निकाल लिया। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा हमारे पास फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगा, आईटी डिपार्टमेंट होगा, ध्यान देंगे। इसके बाद इट इज थ्रू द सेकेंडरी सेक्टर दैट द नेचुरल रिसोर्सेज आर इन चेंज इनटू द अदर फ्रॉम थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड मैन्युफैक्चरिंग अगेन द नीड द सपोर्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन एटसेट्रा। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? आयरन ओरे को एक नई शेप देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ले जाने के लिए हमने ट्रक यूज करा। ट्रक आपका ट्रांसपोर्ट वो टर्सरी सेक्टर है। अब इंडस्ट्री में जो आपके पास इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, पूरा पूरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, वो सब आपको किस में आता है? टर्सरी सेक्टर में आता है। अब किस तरीके से हमने देखा कि कैसे ये हमारा तीनों सेक्टर आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। किसी को समस्या है? अगर समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ठीक है, अब है हमारा टॉपिक आपके पास में कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। आइए हम लोग ना इन तीनों सेक्टरों को आपस में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहला आपके कैसे कैसे कंपेयर करेंगे? प्राइमरी सेक्टर है, देन आपके पास में सेकेंडरी सेक्टर, और देन आपके पास में लास्ट टर्सरी सेक्टर। अब हमें क्या करना है? आपस में इन तीनों सेक्टरों को कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? हमें पता करना है किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये सब देखिए क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है? हाउ टू काउंट हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। हम कैसे काउंट करेंगे कि कितनी हमारे पास गुड्स और सर्विस क्या हो प्रोड्यूस हुए हैं? तो वी फाइंड विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। जीडीपी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोग किसके मदद से फाइंड करेंगे? जीडीपी के मदद से। और ध्यान देंगे अभी क्रिएट होगा, सर जीडीपी है क्या? ठीक है, तो जीडीपी का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द स्पेसिफिक ईयर या ड्यूरिंग द 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। मतलब एक साल के अंदर हमारे पास कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये क्या कहलाता है? आपका जीडीपी कहलाता है, सिर्फ एक साल तक। और ठीक है, और इसका स्पेसिफिक दायरा भी रहता है कि हमारे पास जो है, हमारे पास जितनी बाउंड्री उतने में क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे कि आपके पास ये क्या है? इंडिया का मैप बनता है, यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सब क्या कहलाता है आपके पास में? इसी के भीतर प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या कहलाएगा आपके पास? जीडीपी का एक पार्ट कहलाएगा। ध्यान देंगे, इसमें हम सभी लोग हमेशा फाइनल वैल्यू काउंट करते हैं। ठीक है, किसको काउंट करेंगे? फाइनल वैल्यू को। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समोसा खाने जाते हैं,
आई थिंक जैसा मेरा शेप देख रहे हैं, मुझे ऐसा बात सोचेगा कि सर को समोसा पसंद है, जैसे समोसे एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग समोसा खाने जाते हैं तो होटल वाले से जब आप समोसे का बिल मांगते हैं तो क्या वो आपसे आलू का रेट अलग लेता है या केचप का रेट अलग लेता है या आपसे पास ऑयल का रेट अलग लेता है या सर्विस का रेट अलग लेता है? नहीं, वो उसी 10 या 12 रुपए में सब कुछ इंक्लूड कर लेता है, क्योंकि उसके पास आलू का रेट, मेकिंग चार्जेस, चटनी, सबका रेट उसमें क्या हो गया, इंक्लूड हो गया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम जीडीपी को काउंट करते हैं तो हमेशा फाइनल वैल्यू काउंट करते हैं रेदर देन द इंटरमीडिएट गुड्स। माध्य को हम कभी काउंट नहीं करते इसमें, ठीक है। नोट व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर वी ओनली एडेड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स रेदर देन द इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज द प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हैव ऑलरेडी बीन एडजस्ट इन द फाइनल गुड्स। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का जो प्राइस है वो ऑलरेडी क्या हो गया, एडजस्ट हो गया फाइनल गुड्स के अंदर। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।